अब हम बहुत ज़रूरी बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना, नहीं तो हालत नुन्नू लाल जैसी हो जानी है। तो बहुत सुंदर मौसम था, शाम का समय था, हल्की बरसात हो रही थी और इसी बीच एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया नुन्नू नुन्नू लाल। अब जैसे बुद्ध के साथ भविष्यवाणी हुई थी कि आपका पुत्र सन्यासी हो सकता है, तो ऐसे बाहर मत जाने देना। ऐसा ही कुछ नुन्नू लाल के साथ भी हुआ और 10 साल तक जब वैसा कुछ नहीं हुआ तो नुन्नू लाल को भी घर से बाहर जाने के लिए कहा गया। तो नुन्नू लाल जैसे ही बाहर निकला तो नुन्नू लाल देखता है बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, लोगों के हाथों में कंप्यूटर और मोबाइल जैसी मशीनें हैं, इतना बड़ा आसमान बाहर दिख रहा है, वही उनके मोबाइल में दिख रहा है। वो देख रहा है कि कुछ लोग गीत गा रहे हैं, कोई कविताएं लिख रहे हैं। वो देख रहा है कि लोग धर्म जाति के नाम पर लड़ मर रहे हैं। आसमान में देखता है तो कहीं एरोप्लेन जा रहे हैं, तो कहीं रॉकेट जा रहे हैं, कहीं पर मिसाइल लॉन्च की जा रही है। ज़मीन पर देखो तो तरह तरह के यातायात के साधन दिख रहे हैं। बाज़ार में अनेक तरह की चीज़ें हैं। वो घर आता है तो बड़ा परेशान देख करके। माँ उससे भोजन करने का कह रही है, वो मना कर रहा है। बाहर से एक भूखा भिखारी आ गया मांगने, तो उसको नीची जात का कह करके भगा दिया। तो वो फिर और परेशान कि ये जात क्या चीज़ है, जिसको भूख है उसको दिया नहीं जा रहा है, हमें जबरन दिया जा रहा है, ये माजरा क्या है। उसने सोचा कि दोस्तों से पूछते हैं। वो अपने 7-8 दोस्तों के पास गया। उसने सोचा कि मंदिर देखा था कल, थोड़ा शांत माहौल था, तो वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। तो अपने 7-8 दोस्तों को लाया। अब उनमें एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, एक पारसी, एक बौद्ध, एक जैन, एक यहूदी, अलग अलग थे, एक समाजवादी। तो जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करने लगा तो सबके अलग अलग रंग, रूप, ढंग, भाव, विचार सब बदल गए। ये और ज़्यादा परेशान हुआ कि ये क्या चल रहा है। मंदिर एक है, सब कुछ एक जैसा है, ये सब अलग अलग क्यों हो गए। ये घबरा गया। थोड़ी ही दूर लोगों की भीड़ थी। वहाँ पर एक बूढ़े दादा प्रवचन दे रहे थे। सब अपने सवाल पूछ रहे थे। इसने सोचा कि इनसे ही जवाब लेना चाहिए। और वो दादाजी थे कृष्णमूर्ति। इसने कहा कि बड़ी समस्या में उलझा हूँ, कृपया मेरे सवाल का जवाब दो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्या बताओ, समस्या। तो ये अपना पूरा किस्सा सुनाता है। मणिपुर का भी सुना देता है, हरियाणा का भी सुना देता है, ये मंदिर, मस्जिद, महल बने, इन सब का सुना देता है, राजनीति में क्या चल रहा है, जो भी उसने जाना देखा सब किस्सा सुना देता है। तो अब नुन्नू लाल कहता है कि ये सब क्यों। कृष्णमूर्ति कहते हैं ये सब विचार का परिणाम है। अब ये कहता है ये विचार क्या चीज़ है और विचार से ये सब कैसे होता है, मतलब एक विचार ही इतना नाच नचा रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं हाँ। तो कृष्णमूर्ति उसको एक पर्चा पकड़ा देते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको समझ लो। इसको समझ लोगे तो तुम्हें बातें समझ आ जाएगी, और फिर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आ जाना, यहीं मिलेंगे हम। तो कृष्णमूर्ति ने जो पर्चा दिया नुन्नू लाल को, उसको हम भी समझेंगे, क्योंकि वो नुन्नू लाल हम ही तो हैं। तो अब ध्यान से समझना कि तुम्हारा मन और विचार कैसे काम करते हैं, जिसका कि परिणाम ये सब होता है जो आसपास दिख रहा है। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसको समझो, और हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। सबसे पहले है परिवार, समाज, संस्कार, शिक्षा, धर्म। ये सब क्या चीज़ हैं? ये सब वो हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। हम घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम संस्कारित होते हैं, हमें शिक्षा मिल रही होती है, हम धर्म के बीच में ही रहते हैं। मतलब ये सब हमारा वातावरण है, हमारा परिवेश है। ये सब कुछ है जो हमें
हर समय घेरे रहते हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं, पर समझने के लिए इतनी ही। अब क्या होता है, इन सब के बीच रहते हुए हमें अनेक तरह के अनुभव होते हैं, और हमारा हर अनुभव हमें कोई ना कोई नई जानकारी ही देता है। जैसे आपने आग को छुआ तो आपको क्या जानकारी मिली, ये चीज़ गर्म होती है। गला सूखने लगा तो आपने पानी पिया, तो आपको नई जानकारी मिली कि पानी से प्यास बुझती है। अब नन्नू लाल के घर कोई रोटी मांगने आया था, उसको दूसरी या नीची जात का कह करके भगा दिया मम्मी ने, तो पता चला, नई जानकारी मिली, क्या ये जाति भी कुछ है। तो ऐसे ही अनेक तरह से हमें अनुभव होते हैं इन सब के बीच रहते हुए, और उन अनुभवों से हमें अनेक तरह की नई जानकारियाँ, है ना, सूचनाएं, इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। जो कुछ भी है सब हमें कोई ना कोई जानकारी दे रहा है हर तरफ से, हर चीज़। अब क्या होता है, हमें जानकारियाँ मिल गई, अब हमारा मस्तिष्क तो काम क्या करता है, यही काम करता है इन सब चीज़ों को संभाल कर रखने का। लेकिन संभाल के रखने के लिए कुछ हो भी तो, जैसे पत्थर को रखना है तो पत्थर तो एक टुकड़ा होता है, हम रख लेते हैं। इन जानकारियों को कैसे रखा जाता है, जानकारियों को या तो नाम या फिर रूप के रूप में हम याद रखते हैं। देखो, जो कुछ भी तुम जानते हो, या तो उसको आपने कोई ना कोई नाम दिया है, और या फिर उसका कोई ना कोई रूप होगा। हमारे जो सारे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को, उनसे मिलने वाली जानकारियों को हम तुरंत ही कोई नाम दे देते हैं। और ये नाम देने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसी के कारण बहुत सारे द्वंद्व पैदा होते हैं। इसकी बात की ही हमने, और अलग से और कभी भी करेंगे। तो हम इन जानकारियों को नाम या रूप के रूप में, छवि के रूप में याद रखते हैं। अब ये कोई एक नाम या एक छवि तो है नहीं, हमें तो हर समय होते ही रहते हैं अनुभव, जानकारियाँ मिलती ही रहती हैं। तो ये नाम बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी जानकारियाँ हो जाती है। तो ये जो नाम और रूप और ये छवियों का जो मसाला है, इसका ढेर लग जाता है, उसी को कहते हैं स्मृति। तो हमें अनुभव हुआ, अनुभव से जानकारियाँ मिली, सूचनाएं मिली, इन्फॉर्मेशंस, उनको हमने नाम या रूप के माध्यम से संचित कर लिया। उस संचित जानकारी को स्मृति कहते हैं। इस स्मृति को अब कल्पना करो एक समुद्र की, है ना। स्मृति समुद्र की भांति है, जो कि शांत है। अब नन्नूलाल को समझ नहीं आ रहा, अटक गया यहाँ पर, क्या करें। संचित तो कर ली हमने स्मृतियाँ, अब इससे कहाँ निकल रहा है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी धर्म, वो सब तो निकल नहीं रहे यहाँ पर। मतलब ये लड़ाई दंगे जो चल रहे हैं, ये सब निकल नहीं रहे। तो वो जाकर समंदर के किनारे बैठ जाता है, बैठा रहता है, और फिर पत्थर उठाता है और फेंकने लगता है। जैसे ही वो एक पत्थर फेंकता है, समंदर में पत्थर गिरता है और लहर उठती है। फिर उसको बात समझ आई कि अच्छा, ये जो पत्थर था, ये क्या था, यह थी बाहर हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं, आसपास होने वाली क्रियाएं, जो भी कुछ हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे ही समुद्र शांत था, जैसे उसमें पत्थर फेंका तो उससे लहर उठी। वो क्या थी, समुद्र ने प्रतिक्रिया की। तो जब भी हमारे आसपास घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के प्रति हमारी जो संचित स्मृति है, वो सूचनाएं, वो अनुभव, वो स्मृति में जो संचित है, वो प्रतिक्रिया करता है। हमें जितनी जानकारी है, उसके आधार पर उस घटना के प्रति हमारी विचार के तल पर भी और कर्म के तल पर भी आगे चलकर प्रतिक्रिया उठती है। ऐसे समझो, अब ये नन्नूलाल तो कभी घर से बाहर गया नहीं था, पर इसने बिल्ली और डॉगी, है ना, कुत्ते को और बिल्ली को अपने घर में देखा था, पाल रखा था, और थोड़े अच्छे हष्ट पुष्ट थे, मलंग, बिल्कुल शेर जैसे। लेकिन वो तो इसके दोस्त थे, घर के थे, पाले हुए थे, खेल रहा था उनके साथ। एक दिन ये जंगल में घूमने चला जाता है, जंगल में शेर को देख लेता है। लेकिन ये तो पहली बार देख रहा है ना, और अकेला है।
तो इसको लगता है कि ये तो मेरा डॉगी है, डॉगी जैसा ही तो है, इसको भी खिला लेते हैं। और नुन्नूलाल जाता है उसके पास। थोड़ा ही पास जाता है तब तक वो दहाड़ता है और ये डर के मारे भागता है कि ये क्या चीज़ है। बताओ, ये पहचान क्यों नहीं पाया? हम ये मान रहे हैं कि इसने कभी देखा नहीं, ये अकेला है, ये नहीं जानता। और इसका जो कुत्ता था वो भी मलंग था, तो इसको लगा कि थोड़ा बहुत अंतर रहता ही जैसे हम इंसानों के चेहरों में होता है। तो ये क्यों नहीं पहचान पाया? क्यों इसकी प्रतिक्रिया वैसी ही रही जैसी इसके कुत्ते के साथ रहती है? क्योंकि इसके पास वैसी ही जानकारियां थी। अब ये घर आता है, पूरा किस्सा सुनाता है। मम्मी बोलती बेटा वो शेर है, वो खा जाता है, और पूरा उसको वीडियो दिखाती है कि देखो ऐसा ऐसा रहता है। अब अगली बार जब ये शेर को देखता है तुरंत जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। समझ रहे हो? प्रतिक्रिया बदल गई ना। किस आधार पर बदली? वो स्मृति जो उसने संचित कर रखी है उसके आधार पर बाहर घटना घटी, माने शेर दिखा और प्रतिक्रिया उठी। प्रतिक्रिया क्या उठेगी ये किस पर निर्भर है? उसकी स्मृति पर। और पहले की प्रतिक्रिया भी उसकी उस सीमित स्मृति पर ही निर्भर थी। उसका जो सीमित संचित ज्ञान था, अनुभव था, उसी के आधार पर प्रतिक्रिया की थी। तो बाहर जब घटना घटती है तो हमारी ये जो स्मृति है ये प्रतिक्रिया करती है, लहर उठती है। उस प्रतिक्रिया को ही विचार कहते हैं। वही फिर हमारे मन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो घटना के प्रति स्मृति की प्रतिक्रिया ही विचार है। अब नन्नूलाल का शेर के निकट जाना और दूसरी बार नन्नूलाल का कार में बैठ जाना, अपनी गाड़ी में बैठ जाना, ये क्या है? ये कर्म है। अगली बार वो गाड़ी लेकर गया ना, पिछली बार पैदल ही चला गया था, वो वन विभाग गया था घूमने। तो स्मृति से प्रतिक्रिया उठी, वही विचार है। और विचार के परिणाम स्वरूप उसने कर्म किया। जैसे ही शेर को देखा प्रतिक्रिया उठी, प्रतिक्रिया क्या है? विचार। और विचार से ही उसने फिर वैसा कर्म किया। अब इतनी बात को थोड़ा सा समझ लो। उसके 8-9 दोस्त थे ना, सारे अलग अलग धर्म के थे। अब ये जो पहला पॉइंट है इसमें, ये क्या है? ये हर उन सबका अलग अलग है। उनके परिवार अलग है, उनका माहौल अलग है, उनका समाज अलग है, उनको संस्कार अलग मिले, उनको शिक्षा अलग अलग मिली, उनके धर्म अलग अलग हैं। तो देखो, उनके कर्म अलग अलग क्यों हुए? उन सबके बीच द्वंद्व पैदा क्यों हुआ? क्योंकि उनको जो शुरुआत में मिला वो ही द्वंद्व से भरा हुआ है। तो दो देश क्यों लड़ते हैं? समझ पा रहे हो? दो धर्म क्यों लड़ते हैं? इस पर गहराई से विचार करना कि ये जो कुछ भी आसपास दिख रहा है ये सब विचार से ही निकला है। स्मृति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आई हैं। 200-400 साल पीछे चले जाओ ना, तुम्हें क्या ये बिल्डिंगें दिखेंगी? तुम्हें क्या ये कार दिखेगी? ये एरोप्लेन दिखेंगे तुम्हें? ऐसी सड़कें दिखेंगी क्या? ये जो कुछ भी आज दिख रहा है, स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कुछ है, सब चीज़ें ये थी क्या? ये कहाँ से आई? ये यहीं से आई। अनुभव, जानकारियाँ, स्मृति, विचार, फिर कर्म, ऐसे फिर क्या हुआ? अब हमने कर्म किया, हम कर्म तक पहुँचे थे, ठीक। अब जब ये कर्म हुआ 7 नंबर पर, तो 8वें नंबर पर क्या हुआ? कुछ नई जानकारियाँ मिली, कुछ नया अनुभव हुआ, कुछ नया उसने सीखा, नया अनुभव हुआ। उस नए अनुभव से क्या हुआ? फिर से नई जानकारियाँ मिली। नई जानकारी, मान लो नया मसाला, तो फिर क्या हुआ? नई जानकारियाँ मिली। अब ये नई जानकारियाँ फिर से जाकर स्मृति में सेव हो गई। अब क्या हुआ? पहले की स्मृति थी, उसमें कुछ नई जानकारियाँ मिल गई, तो क्या हुआ? स्मृति और ज़्यादा बढ़ गई। अब ये मसाला था, तो मसाला माने उसमें मिल गया। अब हमको क्या लग रहा? कि हमने जो स्मृति इकट्ठा कर रखी है वो नई है, हम कुछ नया जानते हैं, लेकिन नया नहीं जानते। अब वापस जब नई घटना घटेगी 11वें नंबर पर, वो जाकर टकराएगी इस 10वें नंबर की स्मृति से समुद्र में, फिर लहर उठेगी। अब उस लहर से वापस जो विचार उठा वो किस पर आधारित विचार है? हमारी इस पुरानी स्मृति पर। अब इसी विचार से वापस नया कर्म निकलेगा। उस नए कर्म से फिर से आप कुछ नया
अनुभव पाओगे, कुछ नया सीखोगे, वहाँ से फिर नई जानकारियाँ फिर से तुम्हें मिल जाएंगी, फिर वापस जाकर वो फिर से संचित हो जाएंगे स्मृति में, फिर नई घटनाएं घटेंगी। इसी तरह से तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सब कुछ किस पर आधारित है? तुम्हारे पुराने अनुभव पर, तुम्हारे विचारों पर। ये पूरा जो है, ये हमारे मन, हमारे विचारों का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी प्रक्रिया है, पूरी संरचना है। इसी तरह हमारा मन, हमारे विचार काम करते हैं। अब अपने जीवन को देखो, हम जीवन में इतना बोरियत क्यों महसूस करते हैं? ये नीचे जो डिब्बा बना है ना, इसमें देखो कुछ शब्द लिखे हैं। ऊब आती है, क्यों आती है? अब इस पूरी प्रक्रिया को देखो, दोहराव हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही है, हर चीज बार बार हम दोहरा रहे हैं, एक ही चीज को दोहरा रहे हैं। हमको भ्रम है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन हम नया नहीं कर रहे हैं, हम बस पुनरावृत्ति कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं हर चीज। इसलिए ऊब पैदा होती है जीवन में, हमें कुछ आनंद मिलता ही नहीं। क्यों? कुछ भी नया नहीं है, सब वही फटा पुराना। उसमें एक शब्द भी लिखा है, सीमितता। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव सीमित है, हमारी जानकारी वो सीमित है। उसी जानकारी से कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार सीमित है। क्यों? क्योंकि हमारी वो जानकारी हमारी स्मृति पर निर्भर है, और स्मृति हमारी जानकारी से आती है, तो हमारी स्मृति भी तो सीमित है, जानकारी भी तो सीमित है। जब वो सीमित है तो उनसे उठा हुआ विचार असीम कैसे हो सकता है, अप्रमेय कैसे हो सकता है? वो तो सीमित ही होगा। और विचार यदि सीमित है तो उस विचार से उठा हुआ कर्म वो भी सीमित होगा। और अब देखो, अगर इस पृथ्वी पर तुमने एक भी सीमा खींच दी तो दो हो गए ना, द्वंद्व पैदा हो गया। अब द्वंद्व पैदा होगा तो लड़ाई तो होगी। अगर दो देश हैं, 10 देश हैं, 50 देश हैं, सीमाएं हैं ना बीच में, अगर कुछ सीमित है, इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब द्वंद्व है। और जहां द्वंद्व है वहां तो समस्या पैदा होनी है। तो हमारे विचार सीमित होते हैं, इन्हीं से द्वंद्व पैदा होता है, और इन्हीं के कारण विभाजन पैदा होता है। और इसीलिए दो धर्म लड़ते हैं, दो जाति लड़ती है, दो संगठन लड़ते हैं, दो देश लड़ते हैं, घर के अंदर दो लोग लड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं, सब मरते हैं। और नुन्नू लाल देख के अब नाचता है। क्यों? क्योंकि उसकी भविष्यवाणी हुई थी ना बचपन में, हो गया वो जोगी, ले लिया सन्यास, चलो भैया कृष्णमूर्ति के साथ चलते हैं। और देखो, यहीं से बंधन पैदा होते हैं। क्यों? बंधन मतलब वो जो तुम्हें बांध दे, जो तुम्हें सीमा में बांध दे, सीमित कर दे। जब विचार सीमित है, कर्म सीमित है, तो बंधन में ही हो ना तुम। और ऐसी अनेक समस्याएं इस पूरी प्रक्रिया के कारण ही उठती हैं। और हर मनुष्य इसी दायरे में, इसी चक्र में घूमता रहता है। तो समस्या क्या है? समस्या विचार है। हमारा विचार सीमित होगा तो कर्म भी सीमित होगा। और चूंकि स्मृति को मिटाया नहीं जा सकता, तो उसको मिटाने का प्रयास व्यर्थ है। तो विचार का क्या किया जाए? क्या विचार को रोका जाए? नहीं, विचार को आप रोक भी नहीं सकते। करना क्या है आपको? आपको इस विचार को अच्छे से समझना है। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी संरचना है, अपने दैनिक जीवन में इस पूरी प्रक्रिया के प्रति सजग रहना है, इसका अवलोकन करते रहना है। जो भी कुछ होता है, घटता है, करते हो, जब भी हो, इसके प्रति सजग रहो कि क्या यही तो चक्र नहीं है जो आपके साथ भी हो रहा है? क्या आप भी इसी चक्र में तो नहीं घूम रहे हैं? और अवलोकन आप तभी कर पाएंगे जब आप उन सारी सीमाओं से ऊपर उठ जाएंगे। कौन सी सीमाएं? मैं इस जाति का हूँ, मैं लिंग, हाँ, मैं आदमी, मैं औरत, फलाना ढिमका, मैं इस देश का, मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ, मेरा यह पद है, और जो कुछ भी अपने आप को पहचाने दे रखी है, नाम जोड़ रखे हैं अपने, उन सबसे थोड़ा ऊपर उठो, उनसे थोड़ा अलग हो, उनको थोड़ा नीचे रखो, और फिर इस प्रक्रिया के प्रति सजग रहो, इसका अवलोकन करो। इसको अच्छे से समझ लोगे तो संभवतः आप इससे मुक्त भी हो जाओ। तो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से ध्यान से समझें। कमेंट में नुन्नू लाल को बधाई देना। आज इतना ही।